हाय वीवर्स, आज मैं आपके सामने नेट जेआरएफ का कोर्स लेकर प्रस्तुत हूँ। ये क्या भूलूं क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग 1। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यही आपके कोर्स में है और इस पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि क्या भूलूं क्या याद करूं। इस में मैंने कुछ लिखा, क्या भूलूं क्या याद करूं। 1969 में इसका 1969 में ये प्रिंट हुआ था। इसके 14 संस्करण निकल चुके हैं और 1999 में इसका अंतिम ये 14वां संस्करण निकला है। फिर नीर का निर्माण 1970, फिर इसके बाद उनका तीसरा जो आत्मकथा है, तीसरी आत्मकथा वह ये है कि उन्होंने बसेरे से दूर जो 1977 में लिखी थी, और अंतिम जो उनका था वो दश द्वार से सोपान तक 1985 इनको सरस्वती सम्मान भी मिला है। और इनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रयाग में हुआ। 1941 से 1952 तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दीक्षा ली और 1952 से 1954 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया। तो वीवर्स, मैं ये कहना चाहती थी कि इनका जो आत्मकथा है, वास्तव में ये आत्मकथा बहुत कहना चाहिए कि बहुत अच्छी कथा है। और इसके बारे में धीरेन्द्र वर्मा ने ये कहा कि भाई कई लोगों ने इनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद ये कहा कि अभी तक इतनी अच्छी आत्मकथा नहीं लिखी गई। और इस आत्मकथा की बहुत तारीफ भी हुई और ये पूरी जीवन की योजना और उन पूरे जीवन का लेखा जोखा इनके चारों कृतियों में, चारों आत्मकथाओं में है। मधुशाला इनकी कोई भूल नहीं सकता। 1935 में उन्होंने मधुशाला लिखी थी। परंतु जब मैंने इनकी चारों आत्मकथा पढ़ी तो उसमें उन्होंने एक जगह ये लिखा कि विजय का सहरा किसके सर बांधूं, केवल मैं तो ये अपने मन का पैमाना है जिसे मैं छलका रहा हूँ। तो उन्होंने एक आत्म बयान जो उनका था वो भी कितना खूबसूरत है कि मैं किसी अपनी जो विद्वता है, अपनी जो साहित्यिक ऊंचाइयां मैंने प्राप्त की हैं, उसका मैं सहरा मैं अपने सर तो नहीं बांध सकता। और मैं आप ही बताएं कि मैं इसका विजय का सहरा किसके सर बांधूं। तो जब इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि छोटे छोटे अनुभव मनुष्य के जीवन को बनाने में बड़ा योगदान देते हैं। और हमारे छोटे छोटे से अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। स्वामी रामतीर्थ भी यही कहते हैं। 15 वर्षों के पूरे लेखा जोखा को उन्होंने अपने इन 4 खंडों में लगाया है। और ये अपने गुणों की तो चर्चा उन्होंने की है, पर अपने दुर्गुणों की भी चर्चा उन्होंने की है। हरिवंश राय बच्चन पुराण भी पढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था या वे उच्छृंखल थे क्योंकि उन्होंने मधुशाला लिखी थी, ऐसा नहीं है। तो उनको जब उनकी 2 विवाह होता है, पहली पत्नी जो पहले उनका एक मित्र रहती चंपा के प्रति वे दोस्त और आकर्षण महसूस करते हैं उनकी शुरुआती के दौर में। फिर वो आत्मीयता बाद में जब चंपा मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उनको वह अकेलापन बहुत अधिक महसूस होता है और उनको लगता है उसमें प्रेम जैसी कोई बात थी या नहीं थी, वो उसमें स्वयं कंफ्यूज है। वो ये कहते हैं कि जो मृत्यु होता है वो
अपने लोगों को निकाल कर अपने लोगों से दूर कर लेता है। तो जब वो 16 वर्ष के थे और 10 वर्ष तक, 16 वर्ष उन्होंने दिल्ली में बिताए और 10 वर्ष विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर, जब वो 6 वर्ष तक फिर 6 वर्ष तक वो राज्यसभा में भी सदस्य के रूप में मनोनीत रहे। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल साहित्य में ही रहे, उन्होंने भारत के कई महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया है। राज्यसभा में मनोनीत थे सदस्य के रूप में, और सर्वोच्च पुरस्कार उनको 1991 में सरस्वती सम्मान उन्हें मिला। और उनका काव्य लेखन भी उसी ऊंचाई पर स्थित है जैसा कि उनका गद्य लेखन ऊंचाई पर है। उनकी व्यक्तित्व की पहचान यही है कि उनके केंद्र में वह उस आज़ादी के पूर्व की रचनाएं भी उनके इतिहास में दिखाई देती है। और ये इसमें आप इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि जाति, वंश, परंपरा, इतिहास, और उन्होंने कहीं कहीं अपने जाति कायस्थ की तारीफ भी की है कि भाई वो कायस्थ के, और उन्होंने एक जगह व्यंग भी किया है कि सांप के काटने से बचा जा सकता है परंतु कायस्थ के काटने से नहीं बचा जा सकता। तत्कालीन परिवार जो संयुक्त परिवार होते थे, उन्होंने उस संयुक्त परिवार की बहुत बड़ी बड़ी बातों को बताया है कि उनकी संयुक्त परिवार कितना सहयोग करते हैं परिवार को अच्छा बनाने के लिए। और वो जनाना और मर्दाना, वहाँ 2 कक्ष होते थे, जनाना एक साथ सोते रहते हैं और मर्दाना या मर्द लोग एक साथ रहते हैं। फिर उनकी पहली पत्नी श्यामा जो उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा देती थी, बीमार हो जाती है, बहुत खुशियाँ देती है, और पहली पत्नी भी उनकी मर जाती हैं। और वो जो ये आत्मिक मिलन उनका श्यामा से हुआ था, उसका इस पुस्तक में विवेचन है। और वो ये जानते हैं कि घर की जो साम्राज्य में होती है वो स्त्री होती है, और माँ सरस्वती की बहुत कृपा थी इन पर, और विद्या बिकती नहीं, दान की जाती है। इस प्रकरण को उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ना चाहते थे तो बहुत सारे लोग उन्होंने बिना फीस के भी पढ़ाया। और वो ऐसा पहले नहीं था कि विद्या को बेचा जाए, और पारिवारिक और आर्थिक कुछ पत्र वो साहित्यिक लेखकों को भी उन्होंने लिखा है, उसमें भी इसकी चर्चा है कि साधारण व्यक्ति के रूप में वे कई जगह सामने आते हैं। और लेखक का 30 वर्षों तक का जीवन का जितना लेखा जोखा है कि उन्होंने नमक सत्याग्रह की गूंज भी इसमें दिखाई देती है, और अनुभूति भी दिखाई देती है। और सुबह साधारण बातें भी, जैसे सुबह जल्दी उठना, कविता कहानी लिखना। और वे ये कहते हैं कि मैं आत्मिक प्रेरणा एक अच्छा लेखक बन सकता है। तो इस पर चर्चा करना एक वीडियो में संभव नहीं है। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं पूरा नोट्स बनाकर लैपटॉप में या ब्लैक बोर्ड में नोट्स बनाकर हर बिंदु पर, हर अंक पर चर्चा करूँगी। परंतु आज इतना ही, केवल मैंने आपको बताया कि ये 4 आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक अमूल निधि है, और इस पर इन्होंने क्या क्या लिखा है और इस पुस्तक में क्या क्या है। अगर आप चाहेंगे तो इसको मैं एक एक अंक पर लंबी चर्चा की जा सकती है। और इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद ये सभी रियलाइज़ करते हैं कि ये आत्मकथा एक ऐसी आत्मकथा थी जिसमें कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं छिपाया है, और अपने सारे जीवन के सच्चाई को 2-4 किया है और आपके सामने लाया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा फ्रेंड्स?
आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए, और गलत सही जो आपको लगा हो इस वीडियो को पढ़ने के बाद। मैं ये नहीं कहती कि केवल आप अच्छा ही कमेंट्स दें, आप कुछ ऐसा भी कमेंट्स दे सकते हैं जिसमें मेरे वीडियोस में बहुत सुधार हो सके। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का ज्ञानवर्धन भी हो, और आप लोगों को इन पुस्तकों की जानकारी भी हो, और इनके मुद्दे क्या हैं और इनके विषय क्या हैं, इस पर भी चर्चा परिचर्चा करती हूँ। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने आप लोगों के लिए मैं इतना रिसर्च करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दीजिए। तो मैं आगे भी इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।